Hello everyone, welcome to your history class. We are doing second chapter of 12th history. The name of the chapter is How Inscriptions Tell a Story. ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातों को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो लिखा हुआ है वह उनको हिस्टोरियंस ने कैसे पढ़ा, उस स्क्रिप्ट्स को कैसे डेसिफर किया गया, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में इस पार्ट में रीड आउट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर, इंस्क्रिप्शंस को कैसे डेसिफर किया गया। अभी तक जो हमने चैप्टर के सभी पार्ट्स किए हैं, मीन्स चैप्टर में जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है उनसे हमें ये तो पता चल गया है कि जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराउज होता है कि किस तरह से जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इन पर लिखी हुई स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया, पढ़ा, और इसी क्वेश्चन का आंसर जो है हम इस पार्ट में ढूंढने वाले हैं। डेसिफरिंग ब्राह्मी, अब ब्राह्मी को कैसे डेसिफर किया गया। हमने लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर ब्राह्मी और क्रॉस्टी टू स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया गया है। सबसे पहले ब्राह्मी को डिस्कस करते हैं कि ब्राह्मी को किस तरह से डेसिफर किया गया था। ब्राह्मी को जो मोस्टली मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो सभी ब्राह्मी से ड्राइव हुई हैं, मतलब उसमें ब्राह्मी में यूज़ किए जाने वाले जो लेटर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और अशोकन इंस्क्रिप्शंस पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो भी ब्राह्मी ही लिखी हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में ही लिखी हुई है। अब जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने 18th सेंचुरी में इंडियन पंडित्स के साथ मिलकर बंगाली और देवनागरी मैन्युस्क्रिप्ट्स को रीड आउट किया, और रीड आउट करने के बाद उसके अंदर जो लेटर्स लिखे हुए थे उन्हें ऑल्डर जो स्पेसिमेंट्स मिली हैं, यानी कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस पर लिखे हुए जो लेटर्स हैं उनके साथ कंपेयर किया। जैसे यहाँ पर भी कंपेयर किया हुआ है, ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस पर लिखे हुए लेटर्स हैं और ये देवनागरी के लेटर्स हैं जिनको आजकल हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में तो सभी वेल नोन है, जैसे कि क को इस तरह से लिखा जाता था, च को इस तरह से लिखा जाता था। तो हिस्टोरियंस ने इन्हें कंपेयर किया और इसी कंपैरिजन के बाद वो जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को पढ़ने में सक्सेसफुल हो पाए। जो हिस्टोरियंस अर्ली इंस्क्रिप्शंस पर वर्क करते थे उन्हें कई बार लगा कि इन इंस्क्रिप्शंस पर संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, लेकिन ये संस्कृत लैंग्वेज नहीं थी। ये कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत लैंग्वेज ही थी। और डिकेड्स के वर्क के बाद जो एपिग्राफिट्स थे उनके हार्ड वर्क के बाद, उन्होंने दशकों तक हार्ड वर्क किया। उस हार्ड वर्क के बाद जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी उसको डेसिफर कर लिया। सो इस तरह से कंपेयर करके, कंपैरिजन के थ्रू ही जो आज जो लेटर्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें अशोकन इंस्क्रिप्शंस के लेटर्स के साथ कंपेयर करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर किया गया। अब है क्रॉस्टी स्क्रिप्ट के बारे में कि क्रॉस्टी स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा गया। क्रॉस्टी स्क्रिप्ट्स की जो डेसिफर्ड है वो एक अलग ही कहानी है। क्रॉस्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने में इंडो ग्रीक किंग्स के जो कॉइन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि इन कॉइन्स पर इनके रूलर्स के नेम लिखे हुए हैं और इन रूलर्स के नेम को लिखने के लिए ग्रीक और क्रॉस्टी दोनों ही स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया गया है। और ऐसे स्कॉलर्स जो कि ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ना जानते थे उन्होंने क्या किया, ग्रीक में जो लेटर्स का यूज़ किया गया है और अशोकन इंस्क्रिप्शंस पर जो लेटर्स के यूज़ किए गए हैं उनको मैच किया और फिर उसके बाद डेसिफर किया गया कि ये जो है क्रॉस्टी लिपि है। मीन्स दोनों में ही इन्होंने क्या किया था, लेटर्स को कंपेयर किया है। ब्राह्मी को पढ़ने के लिए इंडियन देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ कंपेयर किया है और क्रॉस्टी को पढ़ने के लिए इंडो ग्रीक किंग्स के जो कॉइन है उस पर लिखी हुई लैंग्वेज को इन्होंने कंपेयर किया। सो इसी कंपैरिजन के बाद ही जो है क्रॉस्टी लिपि को पढ़ा गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो अपोलो डॉट्स हैं, अपोलो डॉट्स का जो अ होता है इस लेटर को यूज़ करने के लिए, इस लेटर को लिखने के लिए जो है उसमें क्या किया गया है, दोनों ही सेम लेटर्स का यूज़ किया गया है। ग्रीक में भी और क्रॉस्टी में भी दोनों में ही सेम लेटर का यूज़ किया गया है। सो जिसके बाद ही जो है इस स्क्रिप्ट को पढ़ा गया। सो कंपैरिजन के बाद ही दोनों स्क्रिप्ट्स को पढ़ा गया है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन से हमें किन हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में पता चलता है। जो हमारे हिस्टोरियंस और एपिग्राफिट्स हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। उन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को बहुत क्लोजली रीड आउट किया है और उसी रीडिंग के बाद उन्हें
इन इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम अगर ये सोर्स नंबर 10 देखें, ये एक अशोकन इंस्क्रिप्शन ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें किंग देवाम्पिय पियदसी बोलते हैं कि हमारे जो पास्ट के रूलर्स थे उन्होंने लोगों के अंदर जो डिस्प्यूट होते थे उनको सॉल्व करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने क्या किया, रिपोर्टर्स को, रेगुलर रिपोर्टर्स को अपॉइंट किया और रेगुलर रिपोर्टर्स से वो जो है डेली रिपोर्ट्स को रिसीव करते थे। ओके, उन्होंने कहा कि जो प्रतिवेदक हैं, प्रतिवेदक का मीनिंग क्या होता है, प्रतिवेदक एज रिपोर्टर होता है। वो कहते थे कि रिपोर्टर्स जो हैं वो मुझे हर एक चीज़ की रिपोर्ट करेंगे, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, अपने बाग में टहल रहा हूँ, या फिर मुझे पालकी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा रहा है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, हर एक प्लेस पर आकर मुझे आप लोगों के बारे में रिपोर्ट दे सकते हैं। सो ऐसे इंस्क्रिप्शंस जो मिले, इनको क्लोजली पढ़ने के बाद बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं हिस्टोरियंस को मिले। जैसे कि अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सोर्स नंबर 10 में अशोक का नेम नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर कहीं पर भी अशोक के नेम को मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अशोक के द्वारा जो टाइटल्स गेन किए गए थे, जैसे देवानप्रिय, जिसका मीनिंग क्या होता है, जो देवताओं को, भगवान को प्यारा होता है, उसको देवानप्रिय कहा जाता है। द बिलव्ड ऑफ द गॉड्स का जो प्यारा होता है। और पियदसी, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्लीजेंट टू होल्ड, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। सो दोनों ही टाइटल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। सो इन टाइटल्स की हेल्प से हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि ये इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा, सेम किंग के द्वारा लिखी गई हैं। जो कई जगह पर क्या है, अशोक के नेम के साथ इन टाइटल का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर नेम के साथ नहीं है। सो इस तरह से हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि ये जो है सेम किंग के द्वारा लिखी गई है। ओके, कुछ वर्ड्स आपको ब्रैकेट में भी लिखे हुए मिलेंगे। उन वर्ड्स को ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग क्या है, ताकि आप उन वर्ड्स के मीनिंग को अच्छी तरह से समझ जाएं। यहाँ पर हिस्टोरियन चाहते हैं कि किसी भी इंस्क्रिप्शन पर लिखे हुए वर्ड्स का मीनिंग चेंज ना हो। उस मीनिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए हिस्टोरियंस ने कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ब्रैकेट में लिख दिया है। ओके, एक और सोर्स देखिए यहाँ पर, द एंग्विश ऑफ द किंग, किंग की जो वेदना, एंग्विश, पीड़ा थी, उसका जो कष्ट था, जब पियदसी, यहाँ पर भी देखो अशोक का नेम नहीं लिखा गया है, यहाँ पर भी उसके टाइटल को यूज़ किया गया है कि जब पियदसी 8 इयर्स के थे तो उन्होंने कलिंग को कॉन्कर्ड कर लिया था। और कलिंग को कॉन्कर्ड करने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को मारा था। कई लोग वैसे भी युद्ध में भी मारे गए थे और कई लोग जो है घायल होने के बाद में भी मारे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो इसको देखकर जो अशोक थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसके बाद उन्होंने धम्म को अपना लिया था। अब धम्म में जितने भी रूल्स थे शांति के लिए या बड़ों का आदर करने के लिए या दूसरों के धर्म का पालन करने के लिए, वो सारे के सारे रूल्स जो हैं राजा के द्वारा अपनाए गए थे। अब इस इंस्क्रिप्शंस को हिस्टोरियंस ने किस तरीके से यूज़ किया गया है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये उड़ीसा में नहीं मिली है, क्योंकि कलिंग जो आज का उड़ीसा है वो था पहले, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में नहीं मिली है। ये इंस्क्रिप्शन पाटलिपुत्र में मिली है, जहाँ पर उनका मेन राज्य था। तो इस इंस्क्रिप्शन को अशोक ने उड़ीसा में क्यों नहीं लगाया? तो हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है कि क्या अशोक इतना परेशान हो गया था उस खून खराबे को देखकर, उस ब्लड शेड को देखकर, कि उसने वहाँ पर जिस प्लेस को उसने कॉन्कर्ड किया था उस प्लेस पर इस इंस्क्रिप्शन को लगवाना सही नहीं समझा, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। खैर, इसके बारे में तो अभी हमें नहीं पता चला है कि क्यों उसने उसे इस प्लेस पर, उस रीजन पर नहीं लगवाया जिसको उसने कॉन्कर्ड किया था। शायद यहाँ पर उसकी पीड़ा बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर हिस्टोरियंस के सामने आता है कि कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ऐसे रूट्स पर, ऐसे प्लेसेस पर मिले हैं जहाँ पर ट्रेडिंग रूट होते थे, जैसे कि उनकी उज्जैनी थे, उज्जैनी पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। अब यहाँ पर ऐसे प्लेसेस पर इंस्क्रिप्शंस लगवाने का क्या मतलब था? क्या यहाँ पर आने जाने वाले जो ट्रैवलर्स थे वो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते थे और क्या उनको पढ़ने के लिए वो रुकते थे? लेकिन जो
लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, सभी जो है उस लैंग्वेज को नहीं जानते थे, सभी लोग लिटरेट नहीं होते थे, तो पता नहीं कि किंग के इन मैसेजेस को हर कोई पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, किंग के द्वारा दिए हुए जो आदेश होते थे, ऑर्डर्स होते थे, उसको हर जगह पे फॉलो किया जाता था या नहीं किया जाता था। ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। सो इस तरह से इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे हिस्टोरियन एविडेंसेस का हमें पता चलता है, बट कहीं पर हमें इनका पता भी नहीं चलता है, उसके लिए लिमिटेशंस भी हैं। द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एविडेंसेस, इंस्क्रिप्शन से मिले हुए एविडेंसेस जो है उनकी लिमिटेशन क्या है। इंस्क्रिप्शन से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहले तो उसकी टेक्निकल लिमिटेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, तो इनके ऊपर जो लिखे हुए लेटर्स हैं वो क्या हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, फेंट हो गए हैं। अब हिस्टोरियंस को उनके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि भाई हाँ, इन लेटर्स को पहले ही जो एनग्रेव्ड किया गया था वो फेंटली एनग्रेव्ड किया गया था, और अब वो लेटर्स अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहे हैं। सो हिस्टोरियंस के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरह से इन लेटर्स को समझा जाए। यहाँ पर एक लिमिटेशन बन जाती है हिस्टोरियंस के लिए इन लेटर्स को समझने की, इंस्क्रिप्शंस का पता लगाने की, उनका वास्तविक अर्थ क्या था इस चीज़ का पता लगाने के लिए हिस्टोरियंस के लिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस में भी उस टाइम पर लिखी गई हों, लेकिन हमें जो इंस्क्रिप्शन, हिस्टोरियंस को जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो बहुत कम मिली हैं। तो बहुत कम इंस्क्रिप्शंस हमारे पास होने के बावजूद हमें जो है कुछ ही बातों का अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है, हर एक चीज़ के बारे में नहीं पता है। और थर्ड थिंग क्या है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा है इन इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस रूलर्स के द्वारा लिखवाई गई थी और रूलर्स ने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बारे में ही इनके ऊपर लिखवाया हुआ है। जो मेन बातें होती थी, जैसे कोई मैसेज देना होता था, कोई ऑर्डर देना होता था, या किसी प्लेस को कॉन्कर किया है या कहीं पर डोनेशन की है, ऐसे बातों के बारे में ही इंस्क्रिप्शंस को लिखा हुआ है। सो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी, या फिर एग्रीकल्चर किस तरह से करते थे, रूलर्स किस तरह से रहते थे, टाउन्स में लोग किस तरह से रहते थे, ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से नहीं पता चलता है। सो यहाँ पर आकर भी इंस्क्रिप्शंस की नॉलेज जो है हमारे लिए लिमिट हो जाती है। ओके, सो और कुछ बातें ऐसे भी हैं कि कुछ चीज़ों को जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो पॉलिटिकली और सोशली कुछ चीज़ों को इम्पॉर्टेंट समझते हैं, और मे भी हो सकता है कि उस टाइम पर वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट ना रही हों। ये भी पता लगाना एक बहुत मुश्किल वर्क है, ये कोई इजी जॉब नहीं है। सो पास्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोरियंस को इनके साथ साथ, इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ और भी बहुत सारे एविडेंसेस का यूज़ करना पड़ा है, तभी जो है पास्ट के बारे में हमें पता चला है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी नई नई स्ट्रेटजीज़ को जो है एनालाइज किया जा रहा है कि भाई हाँ, किस तरह से इन चीज़ों को, पास्ट को एनालाइज करने के लिए किन किन स्ट्रेटजीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। नई नई स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने रिच पास्ट के बारे में पता चल सके। ओके, सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you, bye bye, keep learning.